दोस्तों जय हिंद। मैं विश्वनाथ आपके अपने टारगेट विद शिवनाथ ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, हम लोग इसके पहले अन्य सभी क्लासेस के साथ साथ आज एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं और एक नए टॉपिक का शुभारंभ करते हुए आज हम लोग भारतीय संविधान पे चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग संसद पे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान का आज हम लोग श्री गणेश किया जाएगा। इसकी थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि पे चलते हैं। पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठभूमि समझते हैं। संविधान क्या है, संविधान पे चर्चा थोड़ा सा देखेंगे। संविधान है क्या मित्रों? किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है। वो व्यवस्था चाहे आपके घर के स्तर की हो या फिर हम लोग किसी भी व्यवस्था का किसी भी या कह लीजिए या खेल से संबंधित हो या फिर हमारे किसी अन्य कार्य के संचालन से संबंधित हो, उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ नियम और कानून बनाते हैं। बस वही है ये संविधान। अर्थात कि संविधान एक अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानूनों का जो संग्रह है उसी को संविधान कहते हैं। कलेक्शन ऑफ रूल्स, अर्थात कि नियमों और कानूनों का संग्रह। नियमों और कानूनों का संग्रह ही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। उसके बाद ये नियम और कानूनों के संचालन के लिए एक गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है, जिसे हम सरकार कहते हैं। तत्पश्चात सरकार अपने सहयोगियों के द्वारा अर्थात अपने अंगों के द्वारा इन नियमों और कानूनों का संचालन करती है। इन्हीं सरकार के अंगों और भागों के अंतर्गत हम लोग आज संसद पे चर्चा करेंगे। तो सरकार के कितने अंग होते हैं हम लोग जानते हैं अच्छी तरह। सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये हमारे संविधान में सरकार के 3 अंग बताए गए हैं। व्यवस्थापिका का क्या कार्य है, शॉर्ट में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इन संविधान के अंतर्गत जो नियम और कानून बनाए गए हैं, उन नियमों और कानूनों का निर्माण कहाँ होता है? व्यवस्थापिका के अंतर्गत। अर्थात व्यवस्थापिका हमारे कानूनों का निर्माण स्थली समझिए। निर्माण स्थली क्या है? व्यवस्थापिका। इन कानूनों और नियमों का निर्माण तो व्यवस्थापिका कर सकती है। उसके बाद इसका पालन कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। इसके सभी नियमों और कानूनों का जो पालन होता है और इसका संचालन होता है वो कार्यपालिका द्वारा। और इन नियमों और कानूनों के उल्लंघन या इन नियमों और कानूनों के हस्तक्षेप या किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट अगर क्रिएट होता है तो उसका न्याय निर्णय हमारी न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा न्याय और निर्णय सारे कार्य न्यायपालिका द्वारा देखे जाते हैं। तो अब हम लोग आज के टॉपिक में सबसे पहले हम व्यवस्थापिका पे चर्चा करेंगे। व्यवस्थापिका, उसके बाद फिर हम इसी सीरीज में कार्यपालिका और न्यायपालिका को देखते रहेंगे।
आइए हम लोग व्यवस्थापिका को देखते हैं। व्यवस्थापिका क्या है हमारे संविधान में, इसका क्या योगदान, क्या उल्लेख है। तो व्यवस्थापिका के बारे में देखते हैं। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में फेडरल सिस्टम प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियां केंद्र और राज्य में 3 अनुसूचियों में डिवाइड की गई हैं। उसी के अंतर्गत जो व्यवस्थापिका है वो 2 अलग अलग पार्टों में बटी हुई है। केंद्र की व्यवस्थापिका और दूसरी है राज्यों की व्यवस्थापिका। एक केंद्र की व्यवस्थापिका, दूसरी राज्यों की व्यवस्थापिका। अब हम लोग देखते हैं केंद्र की व्यवस्थापिका के अंतर्गत क्या आता है। केंद्र की व्यवस्थापिका जैसा शब्द से ही स्पष्ट है। व्यवस्थापिका का मतलब हम लोग इसके पहले देखे हैं कि व्यवस्थापिका का मतलब कानूनों और नियमों का निर्माण करने का स्थल। तो केंद्र में जो कानून और निर्माण करने का जो स्थान है उसे हम लोग संसद कहते हैं, संसद कहेंगे। और राज्य के अंतर्गत जो कानूनों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं, विधानमंडल, या इसी को राज्य विधानमंडल के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग अपने टॉपिक पे धीरे धीरे आ रहे हैं। ये संसद, जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, संसद का उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 79 में किया गया है। और इस संसद की पूरी प्रक्रिया आर्टिकल 79 से 123 तक दी गई है। हमारे संविधान में 79 से 123 तक पूरे संसद की सारी कार्यप्रणाली का उल्लेख किया गया है, जिसमें संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में उल्लिखित है। अब आइए हम लोग संसद पे थोड़ा सा देखते हैं। संसद के अंग और संसद के भाग कौन कौन से होते हैं। यहां से 2 क्वेश्चन कई बार पूछता है कि संसद के कौन कौन से, संसद के कितने अंग होते हैं और संसद के कितने सदन होते हैं। ये 2 क्वेश्चन यहां से क्रिएट होता है। देखते हैं हम संसद के सदन और अंग की बात करते हैं। संसद के सदन की बात करेंगे तो 2 सदन, संसद के कितने सदन, 2 सदन, और अंग कितने, 3, संसद के 3 अंग और सदन 2। पहला है आपका लोकसभा, और दूसरा सदन है राज्यसभा। ये पहला सदन, ये दूसरा सदन। और अंग की बात करेंगे तो भारतीय पार्लियामेंट अर्थात भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला आपका लोकसभा, और दूसरा राज्यसभा, और तीसरा आपका राष्ट्रपति। ऐसा जैसा देख रहे हैं कि राष्ट्रपति हमारे संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है, जबकि राष्ट्रपति हमारे संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी राष्ट्रपति हमारे संसद के एक अभिन्न अंग के रूप में होते हैं। इसका कारण ये है, इसका रीजन ये है कि कोई भी विधेयक यदि संसद में लाया जाता है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात भी तब तक वो कानून नहीं बनेगा जब तक हमारे राष्ट्रपति की उस पर संस्तुति नहीं हो जाती। अर्थात कोई भी विधेयक तब तक विधेयक ही रहेगा जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी संस्तुति या अपना हस्ताक्षर नहीं दे देता। जब राष्ट्रपति की संस्तुति मिल जाती है तो कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए ये हमारे राष्ट्रपति भारतीय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं,
फिर भी संसद के एक अभिन्न अंग माने जाते हैं। अभिन्न क्या, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं, क्योंकि कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति के परमिशन के वो नियम या कानून नहीं बन पाता। हम लोग एकदम बेसिक से चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद ये करते हैं आपसे कि सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, इसीलिए हम लोग बहुत स्लोली मोशन में धीरे धीरे आप हर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया जाएगा, लेकिन पहले भूमिका क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। आइए अब हम लोग संसद पे चर्चा करते हैं। संसद के 2 सदन और 3 अंग, यहाँ तक सारी बातें क्लियर। संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा, इनको अन्य विभिन्न नामों से भी हम लोग जानते हैं। सबसे पहले लोकसभा को हम अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं। लोकसभा को हम लोग अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं। एक एक नाम आपको सभी को याद रखना है, इसके बारे में समझना है, जानना है, क्योंकि सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। लोकसभा और अस्थायी सदन। अस्थायी सदन का क्या रीजन है? क्योंकि लोकसभा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लोकसभा का जनरली जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष बाद इसका पुनर्निर्वाचन होता है। इसीलिए और इसको कुछ विभिन्न परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा भंग भी किया जा सकता है, इसलिए इसको हम अस्थायी सदन बोलते हैं। राज्यसभा की बात आती है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं और उनकी पुनर्नियुक्ति अर्थात उनका चयन होता रहता है। इस तरह राज्यसभा एक रेगुलेट होने वाली संस्था है, इसलिए हम इसको अस्थायी सदन बोलते हैं। ये कभी भंग नहीं की जा सकती। अब नेक्स्ट नाम, इसका जो अगला नाम है, लोकसभा को हम प्रथम सदन भी कहते हैं। प्रथम सदन, और इसको द्वितीय सदन, द्वितीय सदन ये क्यों कहते हैं? प्रथम सदन और द्वितीय सदन, संसद के यदि कोई विधेयक, कुछ विशेष ऐसे विधेयक हैं जो सबसे पहले हमें लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाना होता है, और इसी वजह से सबसे पहले हम लोग प्रथम सदन लोकसभा को देते हैं और द्वितीय सदन राज्यसभा को देते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इसके अन्य नाम कौन से हैं। निम्न सदन और उच्च सदन, इसके बारे में बेसिक नाम है, ये हम लोग जानते हो पहले से। इसको हम लोग ये कहते हैं कि निम्न सदन, एक अन्य नाम से इसको जानते हैं। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक अन्य नाम और है, जो लोकसभा, जिसे हम उत्तरदायी सदन के नाम से भी जानते हैं। उत्तरदायी सदन, उत्तरदायी सदन, और इसको राज्यसभा को हम अनुत्तरदायी सदन कहते हैं। अनुत्तरदायी सदन। इस तरह हम लोग सदन के दोनों भाग अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के इस विभिन्न नाम की चर्चा किया। लोकसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा को हमने बताया कि राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं और उनकी पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया चलती रहती है। इस तरह ये रेगुलर चलने वाली संस्था है, ये कभी भंग नहीं की जा सकती, इसलिए इसको अस्थायी सदन। उसके बाद कोई भी कुछ विशेष विधेयक ऐसे होते हैं जो पहले हमें लोकसभा में लाना अनिवार्य होता है, इसलिए इसको प्रथम सदन और इसको द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं। निम्न सदन और उच्च सदन,
और एक उत्तरदायी और एक अनुत्तरदायी सदन है। उत्तरदायी का मतलब होता है कि कुछ विशेष विधेयक ऐसे होते हैं जिसपे लोकसभा की संस्तुति अनिवार्य होती है। बिना लोकसभा की संस्तुति से वो विधेयक पारित नहीं माने जाते। उस पे राज्यसभा की संस्तुति की कोई वैल्यू नहीं होती है। राज्यसभा उस पे संस्तुति दे या ना दे, यदि वो विधेयक लोकसभा से पारित हो जाए तो वो राष्ट्रपति का सिग्नेचर होने के पश्चात कानून का रूप ले लेते हैं। इसलिए हम लोकसभा को उत्तरदायी सदन भी कहते हैं। अनुत्तरदायी सदन से यही तात्पर्य है कि कुछ ऐसे विधेयक हैं जो राज्यसभा में उनकी भूमिका नहीं होती है। राज्यसभा उस पर संस्तुति दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसको अनुत्तरदायी सदन के नाम से भी जानते हैं। इस तरह हम लोग सदन के अन्य नामों की डिबेट पे आज हम लोग देखे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा पे विस्तृत चर्चा स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की संरचना, उसके कार्यकाल और उनके सदस्यों की क्या योग्यता है, इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग संसद के सदन, जैसा कि जान गए हैं आप लोग, पता हो गया है। सबसे पहला सदन है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। ठीक, आइए लोकसभा देखते हैं। लोकसभा का उल्लेख, सबसे पहली बात यह है कि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 अनुच्छेद 80 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। और राज्यसभा 81 में राज्यसभा, लोकसभा है। और आर्टिकल अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा का उल्लेख। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा, जबकि संसद का उल्लेख किसमें था, 79 में। अब लोकसभा की संरचना के बारे में हम लोग देखेंगे तो जैसा लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, 550 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है, जिसको हम लोग 552 है, जिसको 530 20 प्लस 2 में डिवाइड कर दीजिए। 520 सदस्य आपके राज्यों द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, जो राज्यों द्वारा आते हैं, राज्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। और ये 20 सदस्य आपके संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और ये 2 सदस्य आपके आंग्ल इंडियन अर्थात आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य होते हैं। आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। यदि राष्ट्रपति को ये ज्ञात होता है कि आंग्ल भारतीय सदस्यों का पार्टिसिपेशन हमारे लोकसभा में नहीं है, तब वो 2 सदस्यों को अपने तरफ से नॉमिनेट कर देता है। इस तरह ये 552 सीटें निर्धारित की गई हैं हमारे लोकसभा के लिए। ये इनका सीट का निर्धारण हुआ। उसके बाद हम लोग राज्यसभा की सीटों का उल्लेख करते हैं। राज्यसभा में जैसा जो सीटें निर्धारित की गई हैं राज्यसभा में, वो है आपकी 250 सीटें निर्धारित की गई हैं, जिसमें से आपकी 238 प्लस 12 में डिवाइड कर दीजिए। 238 सीटें आपके राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से चयनित होते हैं और 12 सदस्य आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश, जिसमें से संघ शासित प्रदेश अर्थात दिल्ली और पांडिचेरी से ही नामित किए जाते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी
दिल्ली और पांडिचेरी द्वारा राज्यों से और 2 संघ शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी द्वारा 238 सीटें क्लियर होती हैं और ये 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, यहां लिख दे रहे हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में निपुण होते हैं। समाज सेवा, कला, विज्ञान और साहित्य, इन 4 क्षेत्रों में कुशल व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो एक क्वेश्चन यहीं से क्लियर होता है, जैसे 500, यहाँ पे 550 सीटें थी, इसको हम लोग 530 प्लस 20 प्लस 2 में, 552 सीटें थी, 530 20 और 2 में डिवाइड किए थे। ये आपके राज्यों से आए थे और ये 20 संघ शासित प्रदेशों से आए थे और ये जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए थे। आंग्ल भारतीय समुदाय के, आंग्ल भारतीय हुआ करते थे। ठीक, यहां से क्वेश्चन ये कभी कभी क्लियर करता है, पूछता है कि लोकसभा में और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट पर्सन कितने हैं? तो लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं और ये 12 सदस्य हमारे 4 क्षेत्रों में कुशल, समाज सेवा, कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में जो कुशल माने जाते हैं, वो राष्ट्रपति राज्यसभा में इनको मनोनीत करते हैं। इसके बाद हम लोग इस पे संसद के दोनों सदनों पे विस्तृत चर्चा नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। आज एक हम लोग पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे इस सिलेबस की और इस टॉपिक की, थोड़ा सा पृष्ठभूमि के बारे में डिस्कस किया गया और उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्योंकि ये बेसिक चीजें थी इसलिए बताना जरूरी था। ये बेसिक भूमिका है, ये चीजें आपके दिमाग में रहेंगी तो नेक्स्ट टॉपिक आपको सारी बातें उससे क्लियर हो जाएंगी और इस पे विस्तृत चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट में लिखें, उससे हम लोग सारी चीजें क्लियर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और उसी के माध्यम से हम लोग ये क्लियर कर पाते हैं कि आप लोग कहाँ तक हमारे चीजों को समझ रहे हैं और आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अतः पुनः हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जरूर कमेंट में क्लियर किया करिए कि आपको कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है या सारी चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इन सब बातों के साथ आज हम यहीं पे इस क्लास का समापन करते हैं और यदि वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो